जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए रसायन शास्त्र से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें गैस और द्रव्य है उसके बारे में वो डिटेल से वो चर्चा किया जाएगा और इसमें 50 प्रश्न है वो आप लोगों के बीच में लाया गया, जो कि आगामी भर्ती परीक्षा, जो प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला एग्जाम की जो तिथियां हैं वो घोषित भी हो चुकी है। 25 तारीख को एग्जाम होगा, तो उसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो आपको देखने के मिलेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट है वो एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी ना छोड़िएगा और बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे या फिर नए दोस्त जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वो वीडियो वो मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, जो मेरे द्वारा जो पर्यावरणीय रसायन है ना, पर्यावरणीय रसायन से जो 50 प्रश्न लाया गया था, उसमें से जो पहला प्रश्न था दोस्तों, है ना, जिसमें ओजोन परत है वो किसी स्तर में वो पाया जाता गया है, उसमें मेरे द्वारा जो गलत आंसर है वो ले लिया गया था। जो मध्य मंडल है उसको ले लिया गया था, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, समताप मंडल के अंतर्गत है वो आता है। तो उसको आप एक बार देख सकते हैं, वो वीडियो बहुत ही अच्छा है। बस एक फर्स्ट क्वेश्चन ही बाय मिस्टेक हो गया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद मेरे को वो देखा, है ना, चेक नहीं कर पाया था, उस वीडियो को डायरेक्टली अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से ये मिस्टेक है वो डायरेक्टली यूट्यूब में है वो चला गया था, है ना। तो इसको है वो सुधार लिया जाएगा, है ना। तो इसको आपने नहीं देखा होगा अभी तक, तो आप उसको जाकर है वो देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी आज की इस वीडियो की तरफ है वो बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज का टॉपिक है दोस्तों, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, है ना, जिसमें द्रव्य, गैस है, उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में है पहला प्रश्न है, किसने गैस के घनत्व और विसरण की दर के बीच संबंध स्थापित किया था? बायल ने, चार्ल्स ने, ग्राहम ने या फिर एवोगैड्रो ने? तो किनके द्वारा है दोस्तों, यहाँ पर है जो घनत्व और विसरण के दर के बीच में जो संबंध है वो स्थापित किया था, वो साइंटिस्ट है वो कौन थे दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ग्राहम ने है वो किया था। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न बोलता है, आर का कैलोरी में लगभग मान कितना है? एक है, दो है, तीन है या फिर चार है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दो होता है। जो आर का जो कैलोरी में जो मान होता है वो दो है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि P बराबर गैस का दाब, V बराबर गैस का आयतन, M बराबर गैस के एक अणु की संहति और N गैसों के अणुओं की संख्या और V बराबर वर्ग माध्य मूल वेग हो, तो अणुगति समीकरण या फिर गतिज समीकरण क्या होगा? तो यहाँ पर गतिज का जो समीकरण है दोस्तों वो कौन सा वाला होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर है ना, इतना सारा है, इसमें से जो कौन है दोस्तों जो गतिज समीकरण है उसका होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला में दिया है पी वी बराबर 1/3 MnV, बी में दिया है पी वी बराबर 1/2 MnV का वर्ग, और सी ऑप्शन में दिया गया है पी वी बराबर 1/3 MnV का वर्ग, और डी में दिया है पी वी बराबर 1/2 MnV। तो यहाँ पर कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा, गतिज समीकरण है वो कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, पी वी बराबर 1/3 MnV का वर्ग है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो अणुगतिक समीकरण है उसको प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य? यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है दोस्तों, उसको आप जो सत्य है ना, उसको आपको बताना, जो ट्रू है उसको बताते जाना। तो वर्ग माध्य मूल वेग बराबर 0.9212 औसत वेग होता है, और बी में दिया है औसत वेग बराबर 0.9212 गुणा वर्ग माध्य मूल वेग, या फिर ऑप्शन सी में दिया है वर्ग माध्य मूल वेग बराबर 0.913 गुणा औसत वेग, या फिर औसत वेग दिया गया है 0.913 गुणा वर्ग माध्य मूल वेग। तो यहाँ पर जो कथन सत्य है दोस्तों वो कौन हो जाएगा? यहाँ पर वर्ग, है ना, तो यहाँ पर जो कथन है सत्य है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर औसत वेग का जो मान होता है 0.921 गुणा वर्ग माध्य मूल है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको कई बार है, कम से कम है 5 से 6 बार है दोस्तों इस क्वेश्चन को वो व्यापम के द्वारा है वो लिया गया है, तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण पीवी बराबर एन आर टी में गैस स्थिरांक आर का मान निम्न निर्भर करता है।
वो केवल किस पर निर्भर करेगा? गैस की प्रकृति पर, गैस के ताप पर, गैस के दाब पर या फिर मापन की इकाई पर। तो किस पर है दोस्तों? यहाँ पर जो आपका आदर्श गैस है उसकी जो अवस्था है ना, वो जिसमें आर का जो मान है वो निर्भर करता है, तो किस अवस्था में करता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मापन की इकाई पर है दोस्तों आर का मान निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना पकाने में समय घट जाता है क्योंकि ऊष्मा का समान रूप से वितरण होता है, उच्च दाब भोजन को गला देता है, इसके अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है या फिर उच्च ज्वाला प्रयुक्त होती है। तो क्या कारण है दोस्तों जिसकी वजह से क्या है कुकर प्रेशर में खाना पकाने में है वो समय घट जाता है? तो उसका जो कारण है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, है ना, ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर जल का जो क्वथनांक है दोस्तों वो बढ़ जाता है क्योंकि जो प्रेशर कुकर है उसमें क्या होता है वो लॉक होता है जिसमें कि जो गैस है वो रहता है, जिसकी वजह से उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है ना? और वो जो क्या है आपका जो कम समय में वो जो आपका खाना है वो पककर तैयार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैस के व्यवहार के अधिक समीप होता है यदि ताप कम हो, दाब कम अधिक हो, दाब कम तथा ताप अधिक हो या फिर गैस एक आणविक हो। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा वाला हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वास्तविक गैसों का जो व्यवहार है वो आदर्श गैस के व्यवहार के अधिक रहेगा, है ना? अधिक समीप रहेगा कब? जब दाब कम और तथा उसका जो ताप है वो अधिक होगा तब, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो गैसों ए तथा बी के आणविक द्रव्यमान 16 और 64 है, ए और बी की विसरण की दरों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर विसरण का अनुपात निकालने के लिए बोला गया दोस्तों, तो उसमें ए और बी में विसरण है उसका अनुपात है उसको निकालना है, तो वो कितना दे इसको दोस्तों, है ना, 3 बार है वो लगातार व्यापम के द्वारा वो एग्जामों में पूछा गया है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए तो यहाँ पर जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, कितना होगा? 1:4 का, 4:1 या फिर 2:1 या फिर 1:2 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2:1 के अनुपात में विसरण के दर का अनुपात है वो होता है दोस्तों, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताप जिसके नीचे गैस आदर्श गैस नियमों का पालन नहीं करती है वो क्या है? क्रांतिक ताप है, व्युत्क्रम ताप है, बॉयल ताप है या फिर अपचयित ताप है। तो किसमें है दोस्तों यहाँ पर जो आदर्श गैस का नियम का पालन है वो नहीं करता है दोस्तों? कौन से ताप पर है वो नहीं करता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बायल के ताप पर दोस्तों यहाँ पर है ना, जो आदर्श गैस है उसका नियम है उसका पालन नहीं करता है या फिर करती है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप तथा दाब पर ए बी सी पात्रों में क्रमशः ऑक्सीजन, नियॉन तथा मीथेन का समान आयतन रखा है, तो उनके द्रव्यमानों के बढ़ने का सही क्रम क्या होगा दोस्तों? ए बी सी होगा या फिर बी सी ए होगा या फिर सी ए बी होगा या फिर सी बी ए होगा? तो कौन सा क्रम होगा दोस्तों? यहाँ पर जो द्रव्यमान का जो बढ़ने का क्रम होगा वो कौन सा प्रकार का होगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, है ना? तो यहाँ पर सबसे कम मात्रा में जो आपका सी है वो रहेगा, उससे ज्यादा में बी रहेगा और सबसे ज्यादा ए में है वो रहेगा। तो यहाँ पर जो बढ़ते क्रम रहेगा तो इस प्रकार से सी बी ए है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक गैस एक्स की तुलना में मेथेन की विसरण की दर दुगुनी है, एक्स अणु का भार है वो कैसा होगा दोस्तों? 64 होगा, 32 होगा, 4.0 होगा या फिर 8.0 होगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, है ना, ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो जो अणु भार आएगा वो 64 हो जाएगा, है ना? चलिए अगला तो यहाँ पर किस चीज को है ना, एक्स की तुलना में मेथेन है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेथेन है, इसका जो दर है वो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो जो अणु भार है उसको निकालेंगे, है ना, जैसे कार्बन का होता है 12 होता है, हाइड्रोजन 4 है 16, तो 16 का दुगना होगा तो 32, 32 ने 14, एक से यहाँ पर अणु का मान है वो निकलते जाएगा, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। इसको है जो सहायक शिक्षक का एग्जाम हुआ था दोस्तों, है ना, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक 2019 में हुआ था, उसमें ही इस प्रश्न को है वो पूछा गया था। वॉन्डर वाल्स समीकरण का वह पद जो वास्तविक गैसों के अंतर अणु का बल का निरूपण करता है वह कौन है? वी माइनस वी, आर टी या फिर पी प्लस ए बटे √2 या फिर RT-1 होगा? तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर जो वास्तविक गैसों के अंतराणु के बल का जो
इंटरेक्शन फोर्स है दोस्तों, है ना, वो क्या चीज हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, P प्लस ए बटे रूट 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक गैस के विसरण की दर क्या होती है दोस्तों, घनत्व के समानुपाती होती है या फिर अणु भार के समानुपाती होती है, या फिर अणु भार के वर्गमूल के समानुपाती होती है, या फिर अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जो गैस का विसरण का दर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फिर क्या होता है ना। तो देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, घनत्व के क्या होता है वो समानुपाती होता है दोस्तों। तो कौन, गैस का विसरण का दर है घनत्व के क्या होते हैं समानुपाती है होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शुष्क ऑक्सीजन के 1 लीटर पानी के ऊपर से बुदबुदा रहे हैं तथा इन्हें समान ताप तथा दाब पर इकट्ठा किया गया तो उसका आयतन होगा 1 लीटर, 1 लीटर है ना, यहाँ पर बढ़ अधिक 1 लीटर हो जाएगा ग्रेटर देन है, और यहाँ पर लेस देन 1 लीटर या फिर 2 लीटर। तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा दोस्तों, इसका जो इकट्ठा किया गया है तो उसका आयतन है वो कितने में होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्थिर ताप तथा दाब पर v इनफिनिटी n ये कथन आधारित है, v अनंत n के कथन पर आधारित है दोस्तों, क्या है, एमंटॉन नियम, चार्ल्स नियम, एवोगैड्रो नियम या फिर बॉयल का नियम। तो किसका नियम है दोस्तों, यहाँ पर v इनफिनिटी n के कथन पर आधारित है। तो वो हो जाएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एवोगैड्रो का नियम है दोस्तों स्थिर ताप तथा दाब पर है, v इनफिनिटी n के कथन पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ताप व दाब से सभी पराक्षों पर गैसों के नियमों का पालन करने वाली गैस कौन सी है, वास्तविक गैस कहलाती है, आदर्श गैस कहलाती है, त्वरीय गैस कहलाती है, या फिर निष्क्रिय गैस कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आदर्श गैस है वो कहलाती है। ताप और दाब से सभी पराक्षों पर गैसों के नियमों का जो पालन करने वाली गैस होती है दोस्तों उसको आदर्श गैस के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होना क्या कहलाता है, बायल का नियम कहलाता है, चार्ल्स नियम कहलाता है, एवोगैड्रो नियम कहलाता है, फिर ग्राहम नियम कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, समान ताप व दाब पर गैसों की समान आयतन में अणुओं की जो समान संख्या होती है वो चार्ल्स का नियम कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं संपीड्यता गुणांक जेड का मान आदर्श व्यवहार के लिए क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, एक है वो क्या जो जेड का मान है वो 1 है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है देख सकते हैं यहाँ पर परम ताप पर कौन सा सही है, परम ताप पर दोस्तों कौन सा कथन है वो सही है। देखिए गैस का काइनेटिक एनर्जी शून्य होता है पर आणविक गति शून्य नहीं होती है, गैस का काइनेटिक एनर्जी शून्य होता है तथा आणविक गति भी शून्य होती है। तो है ना, और एक चीज और इधर और दिया गया है सी है आपका यहाँ पर गैस का काइनेटिक एनर्जी घटता है परंतु शून्य नहीं होता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ना, गैस का जो काइनेटिक एनर्जी घटता है परंतु शून्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न है H2 गैस का x ml एक छेद द्वारा एक पात्र में 5 सेकंड में बहती है, समान आयतन की गैस को बहने के लिए लिया गया समय नीचे दर्शाई गई समान परिस्थिति है, 10 सेकंड हीलियम, 20 सेकंड ऑक्सीजन, 25 सेकंड कोबाल्ट, या फिर 55 सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 20 सेकंड में O2 है वो आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, ताप वृद्धि करने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है या फिर अनियमित व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, जैसे ही ताप वृद्धि है दोस्तों उस पर जल का जो पृष्ठ तनाव है दोस्तों वो क्या होता है यहाँ पर, वो है आपका कम होने लगता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 22वां नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की आरएमएस वेग नाइट्रोजन के आरएमएस वेग का √7 गुना है। यदि टी गैस का ताप है तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टी एच टू लेस ग्रेटर देन टी एन टू, है ना। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उससे नाइट्रोजन की जो ताप है दोस्तों वो ज्यादा होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक गैस का व्यवहार आदर्श गैस की तरह किस परिस्थिति में होता है, कम ताप व अधिक दाब पर, उच्च ताप व उच्च दाब पर, कम दाब व उच्च ताप पर या फिर कम दाब व कम ताप पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक गैस का व्यवहार आदर्श गैस की तरह कब किस परिस्थिति में होता है दोस्तों, जब कम दाब और उच्च ताप होता है उस स्थिति में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श गैस का आरएमएस वेग स्थिर दाब पर घनत्व के साथ परिवर्तित होता है, डी का वर्ग, डी रूट डी या फिर 1/√डी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो घनत्व के साथ परिवर्तित होगा वो क्या होगा, आरएमएस में वेग स्थिर दाब पर क्या है घनत्व के साथ परिवर्तित होता है। तो किस स्थिति में परिवर्तित होता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/√डी है उसके बेस पे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर आयतन व ताप की दशा में ए तथा बी गैसों के विसरण की दर डी ए एवं डी बी तथा जिसका घनत्व रो ए एवं रो बी है व्यंजक द्वारा संबंधित होगा। तो यहाँ पर कौन सा व्यंजक है दोस्तों इससे संबंधित होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ए बराबर डी बी रो बी अपॉन रो ए 1/2। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस के एकदम दुगुनी अणुभार वाले गैस का विसरण की दर 56 ml सेकेंड -1 है। तो नाइट्रोजन की विसरण दर क्या होगी, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का विसरण दर है दोस्तों उसको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 79.19 ml सेकेंड -1 है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों जो ग्राफ दिए गए उसके आधार पर है आपको इसका बताना है ना। तो निम्न ग्राफ व्याख्या करता है, तो किसका व्याख्या करेगा दोस्तों, डाल्टन के नियम का, चार्ल्स नियम का, बायल नियम का या फिर गिल-लुसाक के नियम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो जो ग्राफ दिया है दोस्तों इसमें ताप और है ना वॉल्यूम है उसको बता रहा है और इसे ताप और डिग्री में बता रहा है, तो ये चार्ल्स के नियम की व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एसटीपी पर गैस की संपीड्यता 1 से कम है, अतः वी एम ग्रेटर देन 22 लीटर या फिर वी एम लेस देन 22.4 लीटर, है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया था ना, वी एम लेस देन 22.4 लीटर या फिर वी एम ग्रेटर देन 22.4 लीटर या फिर वी एम बराबर 22.4 लीटर या फिर वी एम बराबर 44.8 लीटर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वैल्यू मास है वो जो इसमें जब 22.4 लीटर आ जाएगा, क्योंकि जो एस पर गैस की जो संपीड़ितता 1 से कम हो रहता है तो और अतः कब रहता है, वॉल्यूम मास है वो 22.4 लीटर है रहता है तब। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेयर पर द्रव्य पानी की घनत्व 1.0 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब तथा उसका जल वाष्प 0.0006 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है, तो उस ताप पर पानी के अणुओं द्वारा 1 लीटर माप में घेरा गया आयतन कितना होगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर का क्यूब, 60 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 0.6 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 0.6 सेंटीमीटर का क्यूब है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वांडर वाल्स समीकरण स्वयं को आदर्श गैस समीकरण में अपचयित करता है, उच्च दाब व निम्न दाब पर, निम्न दाब व निम्न ताप पर, निम्न दाब व उच्च ताप पर या फिर उच्च दाब तथा उच्च ताप पर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। निम्न दाब व उच्च ताप पर दोस्तों वो जो वांडर वॉल समीकरण है स्वयं को आदर्श गैस समीकरण के रूप में है वो अपचयित कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से कौन सा आयतन V, ताप T, ग्राफ 1 मोल आदर्श गैस का एक वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर दाब प्रेशर पर दोस्तों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो 4 ग्राफ है उसमें दिया गया है, तो यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब पर व्यवहार प्रदर्शित करेगा कौन, आदर्श गैस। तो उसको आपको बताना, तो यहाँ पर जो 4 चित्र है वो दिए गए हैं, इसमें आपको देखकर है वो बताते जाना है। तो इसका जो है ना दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चारों है वो क्या है, इसका जो टच है उस छोटा होने की वजह से ये पूरे एक साथ नहीं आ रहा, तो एक एक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका है ना, आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये वाला है ना, ये वाला है, इसको प्रदर्शित करेगा जिसमें वॉल्यूम लीटर में 22.4 और 273 केल्विन में है, और 30.6 लीटर 373 केल्विन पर रहेगा। और इधर जो ग्राफ है वो टी है, केल्विन के रूप में आपको ताप को है वो प्रदर्शित है वो कर रहा है, और इधर है वो लीटर में है ना, इसका जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है उसको है वो प्रदर्शित कर रहे हैं लीटर में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह ताप जो सेल्सियस स्केल तथा फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में समान होता है वो क्या होता है? तो 0.4 डिग्री, 32 फ़ारेनहाइट, या फिर -40 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा अवस्था में दोस्तों जो आपका सेंटीग्रेड है डिग्रीज वाला है ना, और एक फ़ारेनहाइट होता है ना, तो फ़ारेनहाइट तो कौन से में यहाँ पर दोनों स्केल में वो समान होता है तापमान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है दोनों में क्या होता है, समान होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन आता है क्योंकि परमाणु के बीच आणविक अंतरक्रिया तथा पीवी एन अपॉन एन आर टी लेस देन 1 है, या फिर परमाणु के बीच आणविक अंतरक्रिया तथा पीवी बटे एन आर टी ग्रेटर देन 1 है, या फिर परमाणु का निश्चित माप तथा पीवी अपॉन एन आर टी ग्रेटर लेस देन 1 है, या फिर परमाणु का निश्चित ताप पर पीवी अपॉन एन आर टी ग्रेटर देन एन है। तो यहाँ पर इसका कौन सा है ऑप्शन है दोस्तों, वो सही हो जाएगा। आदर्श व्यवहार से इसमें से क्या जब धनात्मक विचलन आता है, क्योंकि किस कारण से होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है ना, परमाणु के बीच आणविक अंतरक्रिया है वो पीवी अपॉन एन आर टी एक है वो आ जाता है इसके वजह से। चलिए अगला प्रश्न की ओर वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोलर भार m वाली एक आणविक गैस का वर्ग माध्य मूल वेग यू आर एम एस है। गैस की औसत गतिज ऊर्जा E तथा यू आर एम एस में संबंध होगा उसको किस प्रकार से वो प्रदर्शित किया गया, किस फॉर्मूले से वो प्रदर्शित होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यू आर एम एस बराबर √2 E अपॉन एम है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वांडर वाल समीकरण में स्थिरांक बी है वो मापा है ना, तो स्थिरांक बी है वो किसका मापा है, अंतः आणविक प्रतिकर्षण का, या फिर अंतः आणविक आकर्षण का, या फिर अणु द्वारा घिरे आयतन का, या फिर प्रति इकाई आयतन में अंतः आणविक संघटन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अणु द्वारा घिरे आयतन का है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पात्र ए तथा बी में समान गैस है, ए का दाब आयतन तथा ताप बी से दोगुना है, तो ए तथा बी के अणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा, 1:2, 2:1, 1:4, या फिर 4:1। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2:1 में दोस्तों जो अणु संख्या उनकी ए और बी के जो अणु संख्या के जो अनुपात है वो 2:1 के में है वो आएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न, प्रायिकता वेग तथा औसत वेग का अनुपात कितना होता है, पाई/2, 2/पाई, या फिर √पाई/2, या फिर 2/√पाई, है ना। तो यहाँ पर इसका जो क्या होगा दोस्तों, जो अनुपात होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो जो √पाई/2 है क्या हो जाएगा, इसका अनुपात होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CO2 का
मोलर आयतन अधिकतम होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर आयतन कब अधिकतम होगा दोस्तों, एनटीपी पर या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 2.0 एटमॉस्फेयर दाब पर, या फिर 127 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या फिर और 2 एटमॉस्फेरिक दाब पर। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो मोलर आयतन है वो कार्बन डाइऑक्साइड कब अधिकतम सीमा पर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 एटमॉस्फेरिक दाब की अवस्था में दोस्तों जो मोलर आयतन है कार्बन डाइऑक्साइड वो अधिकतम होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पानी का त्रिक बिंदु क्या है, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 203 केल्विन या फिर 193 केल्विन। पानी का जो त्रिक बिंदु है दोस्तों वो कौन से अवस्था में आता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 273 केल्विन ताप पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य ताप तथा दाब की परिस्थितियों में हीलियम तथा मीथेन की विसरण दर का अनुपात कितना होता है, 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है या फिर 0.5 होता है। यहाँ पर पूछा गया तो हीलियम और मिथेन की विसरण दर का अनुपात है वो पूछा गया, तो दोनों का मिश्रण है ना, जो मिश्रण का जो विसरण है उसका जो रेट होगा दोस्तों, दर होगा, उसका अनुपात क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर 2 है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गैस की आणविक गति के वितरण पर ताप बढ़ने के प्रभाव के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया दोस्तों। प्रायिकता वेग बढ़ता है, प्रायिकता वेग वाले अणुओं का प्रभाव बढ़ता है या फिर विसरण विस्तृत हो जाता है, या फिर विसरण चक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र हमेशा कम ताप पर समान होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जैसे गैस की आणविक गति की वितरण पर दोस्तों ताप बढ़ने के प्रभाव के लिए दोस्तों प्रायिकता वेग वाले अणुओं का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। ये क्या है दोस्तों, ये सही, ये कथन है वो सही नहीं है। बाकी प्रायिकता वेग बढ़ता है ये बिल्कुल सही है, विसरण विस्तृत हो जाता है ये भी सही है, और विसरण चक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र हमेशा कम ताप पर समान होता है, बिल्कुल सही। लेकिन जो आपका ऑप्शन बी है वो वाला बिल्कुल गलत है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक गैस द्रवीकृत की जा सकती है कि अब उसके क्रांतिक ताप के ऊपर, उसके क्रांतिक ताप पर, उसके क्रांतिक ताप के नीचे या फिर किसी भी ताप पर है वो द्रवीकृत किया जा सकता है। तो गैस है दोस्तों उसको द्रवीकृत कब किया जा सकता है, कौन से ताप पर है वो किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके जो क्रांतिक ताप के जब नीचे है ना गैस रहेगा तब तब उसको द्रवीकृत है वो किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बायल के नियम का समीकरण है वो क्या है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो कौन सा है दोस्तों जो बायल का समीकरण का जो सही समीकरण है वो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही होगा, डी पी बटे पी बराबर माइनस डी वी बटे वी है, वो बिल्कुल सही, ये बायल का समीकरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यू आर एम एस 30 आर 1/2 है तो किलोग्राम में गैस का जो मोलर भार होगा वो कितना होगा, 1, 2, 4 या फिर 0.001। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 0.001% है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है गैसों के अणुओं के बीच प्रबल प्रतिकर्षण बल की प्रधानता होती है, जेड संपीड्यता गुणांक है जो इसको निरूपित करेगा। तो जेड पर निर्भर तथा जेड बराबर 1 द्वारा प्रदर्शित, जेड पर निर्भर तथा जेड से कम 1 द्वारा प्रदर्शित, या फिर जेड पर निर्भर तथा 1 से ज्यादा द्वारा प्रदर्शित, या फिर जेड पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जेड पर निर्भर तथा जेड से कम 1 द्वारा प्रदर्शित होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया ग्राफ 3 वास्तविक गैसों ए, बी तथा सी के लिए पी के विरुद्ध जेड की विभिन्नता दर्शाने के लिए प्रदर्शित है, जो कथन असत्य है केवल वही बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया उसके आधार पर देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन कर्व है ए वाला लाइन है वो लाइन है आइडियल, और जो ये डैश डैश है दोस्तों वो ये आपका ये वाला है ना वो आइडियल गैस है। बी वाला है आपको देख सकते हैं यहाँ पर ना, ये वाला जो लाइन आया है वो बी वाला है, और ये जो ऊपर गया है वो सी वाला है ना। तो इसमें जो दिए गए इसके आधार पर आपको जो असत्य कथन है उसको बताना है। तो यहाँ पर कथन के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो देख सकते हैं गैस ए के लिए ए 1 बराबर 0 तथा पी पर इसकी निर्भरता सभी दाबों पर रेखीय होती है। बी में दिए गए
गैस बी के लिए बी बराबर शून्य तथा पी पर इसकी निर्भरता सभी दाबों पर रेखीय होती है। या फिर सी, गैस सी के लिए जो आदर्श रूप में वास्तविक गैस है तथा इसके लिए न तो ए बराबर शून्य होगा न ही बी बराबर 0 होगा। निम्नलिखित तथा प्रतिच्छेदन बिंदु पर पता लगाने पर z बराबर 1 के साथ ए तथा बी की गणना कर सकते हैं। और डी में दिए उच्च दाब पर सभी वास्तविक गैसों के लिए ढलान धनात्मक होगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर गैस सी के लिए जो आदर्श रूप में वास्तविक गैस है तथा इसके लिए न तो ए का मान 0 होगा और न ही बी का मान 0 होगा। निम्नस्थ और प्रतिच्छेदन बिंदु पर पता लगाने पर जेड बराबर 1 के साथ दोस्तों ए तथा बी की गणना कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर खाली पात्र मीथेन व ऑक्सीजन की समान भारों को मिलाया जाता है तो ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न दाब कुल दाब का प्रभाव होगा 1/2, 2/3 या फिर 1/2 गुणा 273/298 के या फिर 1/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1/3 है वो बिल्कुल आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पात्र में भरी SO3 तथा O2 गैसों के भारों का अनुपात 1:1 हो तो उसके आंशिक दाब का अनुपात कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, है ना, ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2:5 के अनुपात में दोस्तों इसका आंशिक दाब का अनुपात है वो रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, यदि एक गैस में स्थिर ताप पर प्रसार होता है तो ये दर्शाता है अणुओं की गतिज ऊर्जा घटती है, गैस का दाब बढ़ता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा समान रहती है, फिर गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, समान रहती है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, पृष्ठ तनाव समाप्त होता है क्वथनांक बिंदु पर, क्रांतिक बिंदु पर, संघनन बिंदु पर या फिर त्रिक बिंदु पर। तो किस बिंदु पर है दोस्तों यहाँ पर पृष्ठ तनाव है वो समाप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्रांतिक बिंदु पर आपका पृष्ठ तनाव है वो समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएगा, और इसमें से आप कितने क्वेश्चन के आंसर है वो जानते थे इसको भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू सो मच दोस्तों।